गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को VB.NET में किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और उन्हें किस तरीके से वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। और आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, उन्हें लाइक करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। VB.NET वेरिएबल्स, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टडी करते हैं तो हम उस पर कोई ना कोई इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इन इंस्ट्रक्शंस के लिए हमें कुछ डाटास की ज़रूरत होती है और उन डाटास को हैंडल करने के लिए, उन डाटास को स्टोर करने के लिए हम उन डाटास को एक नाम के थ्रू, एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक उन्हें नेम देते हैं, एक उन्हें आइडेंटिटी देते हैं, जिनके थ्रू उनका वो स्टोरेज एरिया हम आइडेंटिफाइड कर पाते हैं और उनके बाद फिर उन्हें मैनिपुलेट कर पाते हैं, उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। इसी तरीके से हमारे लिए वेरिएबल्स बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, क्योंकि इन्हीं के थ्रू हम अपने रियल वर्ल्ड डाटास को हैंडल कर पाते हैं और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पाते हैं। आज मैं आप लोगों को VB.NET वेरिएबल क्या होते हैं इसके बारे में बताऊंगी, किस तरीके से हम यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और उन्हें कैसे यूज़ करना है। A variable is nothing but a name given to the storage area that our program can manipulate। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो हमारे द्वारा दिया गया वह नाम या हमारे हम अपने उस डाटास के लिए वो नाम दे रहे हैं उस स्टोरेज एरिया को, जिसको हम अपने कोड पार्ट में या प्रोग्राम में मैनिपुलेट करेंगे। इट वेरिएबल इन द VB.NET हैज़ द स्पेसिफिक टाइप which determine the size and the layout of the variable memories। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। रियल वर्ल्ड डाटा भी जब हम हैंडल करते हैं तो हमारे पास लिस्ट ऑफ डाटास अवेलेबल होते हैं। तो उसी तरीके से हम अपने डेटा टाइप्स के हिसाब से अपने VB.NET में हम डिफरेंट वेरिएबल्स यूज़ करते हैं और उन्हीं डेटा टाइप्स के हिसाब से उनका साइज़ डिटरमाइन किया जाता है और उनका मेमोरी में क्या लोकेशन होगा ये आइडेंटिफाई किया जाता है। The range of values that can be stored within that memory and set the operation that can be applied to the variable। और उसी के हिसाब से हमारे उन डेटा टाइप्स के हिसाब से, उनकी साइज़ के हिसाब से, उनकी मेमोरी लोकेशन के हिसाब से उन्हें हमारे मेमोरी में स्टोर किया जाता है और उन पर सेट ऑफ ऑपरेशंस उन वेरिएबल्स पर अप्लाई किए जाते हैं और मैनिपुलेशन किया जाता है और इंस्ट्रक्शंस दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास कौन कौन से टाइप्स के वेरिएबल्स होंगे, कौन कौन से टाइप के वेरिएबल हम VB.NET में यूज़ करेंगे और इन वेरिएबल का टाइप्स, इनके जो डाटा ये हैंडल करते हैं, जो डाटा ये स्टोर करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखते हैं, देखिए मैंने यहाँ पर एक टेबल लिखा हुआ है जिसमें हमारे पास डाटास के टाइप है। मैंने आप लोग को प्रीवियस लेक्चर में डाटा टाइप के बारे में बताया है। हम अपने डाटा टाइप का यूज़ करके वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उन वेरिएबल्स में जो डाटा के थ्रू, जो डाटा टाइप हमने उनसे प्रोवाइड किया है, हमने जो डिफ़ाइन किया है, डिक्लेयर किया है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंटीग्रल टाइप, मतलब इंटीजर वैल्यूज़। इसके अंदर हमारे पास है शॉर्ट बाइट, बाइट, शॉर्ट, अनशॉर्ट, इंटीजर, अनसाइंड इंटीजर, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग एंड कैरेक्टर। ये हमारे वो इंटीग्रल टाइप्स वैल्यूज़ हैं, इंटीग्रल टाइप्स डेटा हैं जिनका यूज़ हम वेरिएबल को डिफ़ाइन करने के लिए करते हैं
और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वेरिएबल वो एक ऐसा नाम है हमारे उस स्टोरेज एरिया का जिसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। इसमें हम सिंगल और डबल डाटा टाइप का यूज़ करेंगे। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप में हमारे पास पॉइंट वैल्यूज़ होंगी, पॉइंट की वैल्यूज़ का हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेसिमल टाइप्स। इसमें भी हम डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास बूलियन टाइप्स। तो बूलियन टाइप्स के बारे में मैंने आप लोग को बताया था। इसमें हमेशा दो ही वैल्यू पर डिपेंड होता है, या तो वो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स होगा। और नेक्स्ट है हमारा डेट टाइप। मान लीजिए हम जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें हमें कोई डेट वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, तब उसे हमें डेट डेटा टाइप में डिफाइन करना होगा। इसके अलावा VB.NET में और भी वेरिएबल्स यूज़ किए जाते हैं। VB.NET also defining other value types of variable like the enum and the reference type of variable like the class। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे पास जब हम क्लास बनाते हैं तो क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो इस ऑब्जेक्ट को भी हम क्लास का वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्लास पर डिपेंडेंट होता है। और क्लास जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है। उसी तरीके से इनम भी जो है वो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसके ऊपर कोई ना कोई वैल्यू वेरिएबल डिपेंडेंट होता है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम VB.NET में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। The dim statement is used for the variable declaration and storage allocation for one or more variables। मैंने आप लोगों को जब हम विजुअल बेसिक पढ़ रहे थे, जब हम विजुअल बेसिक देख रहे थे, तो मैंने आप लोगों को बताया भी है कि जब भी हम VB.NET में या विजुअल बेसिक में कोई भी नया वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, तो हम डीम कीवर्ड का, डीम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। डीम का फुल फॉर्म होता है डायमेंशन, जिसके थ्रू हम मेमोरी में उसका वो स्टोरेज एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी डेटा टाइप। डेटा टाइप के हिसाब से हम मेमोरी लोकेशन डायमेंशन जो है उसका फिक्स करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। The DIM statement is used at module, class, structure, procedure और a block level। कहाँ पर DIM statement का यूज़ किया जाता है? मॉड्यूल को डिफाइन करने के लिए, क्लासेस के लिए, स्ट्रक्चर्स के लिए, प्रोसीजर्स के लिए, और ब्लॉक लेवल में हम डीम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। मतलब जब हम मॉड्यूल बना रहे हैं तो मॉड्यूल में अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम डीम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम हमने क्लास बनाया है तो क्लास में अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम डीम स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर में अगर हमें डेटा मेंबर डिक्लेयर करना है तो हम डीम का यूज़ करेंगे। प्रोसीजर ब्लॉक के अंदर अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो हम डीम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से ब्लॉक लेवल में भी अगर हमें कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तब हम डीम स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। अब ये देखते हैं कि VB.NET का में जब वेरिएबल को डिक्लेयर किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, तो उसका सिंटैक्स क्या होगा, किस तरीके से हम उसे लिखेंगे। सबसे पहले हम देंगे एट्रीब्यूट लिस्ट, देन उसके बाद एक्सेस मॉडिफायर, देन उसके बाद शेयर्ड, शैडो, स्टैटिक, रीड ओनली, देन डीम स्टेटमेंट विथ इवेंट, देन वेरिएबल लिस्ट। ये एक बेस आपका सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स में देखिए हमारे पास अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में अलग अलग कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। इन सारे कीवर्ड्स को हम एक साथ यूज़ नहीं करते हैं। ये यहाँ पर सिंटैक्स में ये बताया जा रहा है कि डीम के आगे, डीम के प्रीवियस में जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट में जो कीवर्ड्स लिखे हैं, अगर हमको वेरिएबल को इस टाइप का डिक्लेयर करना है तब हम इनमें से कोई एक कीवर्ड को डीम स्टेटमेंट के प्रीवियस मतलब उसके सामने लिखेंगे।
अगर हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय उसकी एट्रीब्यूट लिस्ट देनी है तब हम एट्रीब्यूट लिस्ट को यूज़ करेंगे। अगर हमें उसे एक्सेस मोड देना है तो हम एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करेंगे। अगर हमें उसे शेयर्ड बनाना है तो हम शेयर्ड कीवर्ड का यूज़ करेंगे। अगर शैडो करना है तो शैडो कीवर्ड का यूज़ करेंगे। स्टैटिक बनाना है तो स्टैटिक का यूज़ करेंगे। रीड ओनली बनाना है तो रीड ओनली का यूज़ करेंगे। इन सारे कीवर्ड को हम एक साथ कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। जिस कीवर्ड का आप लोग को पता होगा कि कीवर्ड वो वर्ड होते हैं जिनका स्टेटमेंट, जिनका जो मतलब जिनकी डेफिनेशन है, जिनका जो स्टेटमेंट है वो पहले से डिफाइंड होता है। जिस भी कीवर्ड को जब हम यूज़ करते हैं तो उसकी डेफिनेशन हमें देने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर हम डीम कीवर्ड यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये डीम कीवर्ड है। अगर इस डीम कीवर्ड के आगे हम इन 6 कीवर्ड्स में से कोई एक भी कीवर्ड लिखते हैं तो उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे उस वेरिएबल में उस टाइप की प्रॉपर्टी आ जाएगी। मैं बार बार कह रही हूँ, इन सारे स्क्वायर ब्रैकेट में जो कीवर्ड्स लिखे हैं इनको हमें एक साथ नहीं, जब ज़रूरत पड़े जिस टाइप का वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, जिस टाइप की उसे प्रॉपर्टी देनी है, तब हम इन 6 कीवर्ड में से कोई एक कीवर्ड को डीम स्टेटमेंट के सामने लिखेंगे। देन उसके बाद विथ इवेंट भी हमारा एक कीवर्ड है। और उसके बाद वेरिएबल की लिस्ट, क्या क्या वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने हैं, वेरिएबल के नाम हमको यहाँ पर देने हैं। इन सारे कीवर्ड के बारे में मैं आप लोगों को अभी आगे बताऊंगी। तो सबसे पहला है हमारे पास एट्रीब्यूट लिस्ट। एट्रीब्यूट लिस्ट क्या होता है? इज़ अ लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट दैट अप्लाई टू द वेरिएबल। हमें उस वेरिएबल को अगर कोई एट्रीब्यूट देना है, कोई फीचर प्रोवाइड करना है, तब हम उस वेरिएबल में डीम स्टेटमेंट के सामने एट्रीब्यूट लिस्ट लिखेंगे। और ये ऑप्शनल है, ये हमेशा हमारा जो एट्रीब्यूट लिस्ट है वो ऑप्शनल रहता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने वेरिएबल को कोई फीचर या कोई एट्रीब्यूट लिस्ट दें। नेक्स्ट है आपका एक्सेस मॉडिफायर। तो एक्सेस मॉडिफायर, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है, एक्सेस मॉडिफायर देने से हमें ये पता चलता है कि हमारे वेरिएबल की लाइफ क्या है, उसका स्कोप क्या है, वो पब्लिक तरीके का है कि वो प्राइवेट तरीके का है, कि वो प्रोटेक्टेड है, कि वो फ्रेंड है। अब ये सारे हमारे पास 4 तरीके के हमारे पास मतलब नंबर ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स होते हैं। सबका अपना अपना एक फीचर है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो अगर मान लीजिए हम डीम स्टेटमेंट के सामने अगर एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, एक्सेस मॉडिफायर दे रहे हैं, तो हम क्या देंगे? डिफाइन द एक्सेस लेवल ऑफ द वेरिएबल। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, वेरिएबल के लाइफ और उसके स्कोप को बताता है, मतलब उनको कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है, इसके बारे में एक्सेस मॉडिफायर बताता है। और कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर हम यूज़ करते हैं? इट हैज़ वैल्यू एज द पब्लिक। तो पब्लिक के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, पब्लिक मतलब सबके लिए कॉमन है। देन नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड का मतलब ये होता है कि अगर हम एक वेरिएबल को अगर प्रोटेक्टेड मोड में रख रहे हैं तो ये जो वेरिएबल है, मान लीजिए एक पर्सन के पास एक की है, अपने लॉकर की एक की है, और उस की को वो किसी ऐसे पर्सन को देता है जो उसका रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो। अगर वो उससे उसको शेयर करता है, उसे देता है, तो इस चीज़ को बोला जाता है प्रोटेक्टेड। मतलब उसने प्रोटेक्टेड मोड में अपनी उस की को दूसरे व्यक्ति के साथ, दूसरे पर्सन के साथ शेयर किया है, और वही पर्सन उसके जो लॉकर है उसको यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड का मतलब ये है कि जस्ट एक, मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल को हमने प्रोटेक्टेड मोड में रखा है, तो उस क्लास के बाद जस्ट नेक्स्ट क्लास अगर हम डिफाइन करते हैं और इन दोनों के बीच में, उन दोनों क्लास के बीच में अगर कोई रिलेशन रखते हैं, तो जो प्रोटेक्टेड मोड का वेरिएबल है
वो दूसरी क्लास उसे आसानी से यूज़ कर लेगी। सिर्फ उससे रिलेटेड जो क्लास है सिर्फ वही, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मान लीजिए एक पर्सन है, उसके पास उसके लॉकर की एक की है और उस पर्सन ने इस वही की दूसरे पर्सन को भी दी है, उसे सिक्योर किया है, जो उसका मतलब उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो उसने सिक्योरिटी पर्पस पर अपने फ्रेंड से शेयर की है, तो वही पर्सन जो है उस लॉकर को एक्सेस कर पाएगा, उस लॉकर से उस की से उस लॉकर को एक्सेस कर पाएगा। तो प्रोटेक्टेड का मतलब ये होगा कि जब दोनों के बीच में रिलेशन है, दोनों के बीच में कनेक्शन है और उसने उसको परमिट किया है, उसे परमिशन दिया है कि तुम मेरे इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हो, तो वो प्रोटेक्टेड मोड में होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है फ्रेंड। तो फ्रेंड का मतलब यहाँ पर है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक क्लास अगर दूसरे क्लास का फ्रेंड है तो भी उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, और अगर वही क्लास किसी तीसरे क्लास का भी फ्रेंड है तो भी वो उसके वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है। उसी तरीके से प्रोटेक्टेड फ्रेंड होता है और उसी तरीके से प्राइवेट होता है। तो प्राइवेट जो है वो पर्सनल है, सिर्फ उसी क्लास उसी मॉड्यूल के लिए वो डिफ़ाइन किया गया है और उसी प्रोसीजर के लिए डिफ़ाइन किया गया है, उसे और कोई एक्सेस नहीं कर सकता। ये भी आपका ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप नहीं देते हैं, मान लीजिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करते समय एक्सेस मोड नहीं देते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्सेस मोड वो लेगा, उसे जो एक्सेस मोड दिया जाएगा वो होगा प्राइवेट। तो हम इसे यूज़ करेंगे कि हमें पब्लिक बनाना है, प्रोटेक्टेड बनाना है कि प्राइवेट बनाना है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट कीवर्ड है शेयर्ड। तो शेयर्ड कीवर्ड अगर हम रखते हैं अपने वेरिएबल डिक्लेरेशन के समय तो क्या होगा, शेयर्ड डिक्लेयर अ शेयर्ड वेरिएबल विच इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ एनी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ अ क्लास और a structure rather available to all instance of the classes or the structure। तो शेयर्ड कीवर्ड यूज़ करने से हम यहाँ पर उसे, ये ज़रूरी नहीं है कि जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जब हम किसी वेरिएबल को किसी दो पर्सन आपस में एक दूसरे को परमिट करते हैं तो वो अपने डेटास को एक्सेस कर पाते हैं, लेकिन यहाँ शेयर्ड कर देने से क्या होगा कि वह वेरिएबल जो है ज़रूरी नहीं है कि जिस क्लास से दूसरे क्लास या जिस स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर को उसने परमिट किया है वही यूज़ करें। कोई भी क्लास, कोई भी स्ट्रक्चर उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकता है, उस वेरिएबल को यूज़ कर सकता है, क्योंकि उस वेरिएबल के सामने हमने शेयर्ड कीवर्ड लिखा है। नेक्स्ट है हमारा शैडो। इंडिकेट दैट द वेरिएबल रीडिक्लेयर एंड हाइड्स एन आइडेंटिकल नेम एलिमेंट और सेट ऑफ ओवरलोडेड एलिमेंट इन द बेस क्लास। तो शैडो क्या करता है, हमें उस वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने के लिए हमारी मदद करता है, और जो उसका आइडेंटिकल नेम है, जो आइडेंटिकल एलिमेंट है, और जो उस एलिमेंट को ओवरलोड करने में, उस एलिमेंट की वैल्यूज़ को ओवरलोड करने में हमारी मदद करता है। मतलब हम अगर किसी वेरिएबल के सामने शैडो कीवर्ड लिखते हैं तो हम उसे रीडिक्लेयर कर सकते हैं। रीडिक्लेयर करने का मतलब होता है हम उसे फिर से डिफ़ाइन कर रहे हैं, उसे फिर से नई वैल्यू दे रहे हैं, और उसकी जो आइडेंटिकल नेम जो प्रीवियसली जो हमने उसे डिफ़ाइन किया था, प्रीवियसली जो वैल्यू हमने दी थी उसे हम हाइड कर दे रहे हैं। नेक्स्ट है आपका स्टैटिक। स्टैटिक कीवर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इंडिकेट दैट द वेरिएबल विल रिटेन इट्स वैल्यू इवन व्हेन द आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ द प्रोसीजर इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड। ये भी ऑप्शनल है, शैडो भी आपका ऑप्शनल है। तो स्टैटिक जो है, अगर हम किसी वेरिएबल के सामने स्टैटिक कीवर्ड लिख रहे हैं तो ये स्टैटिक कीवर्ड जो है, जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली भी बताया है कि स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स,
और जब भी हम किसी वेरिएबल के सामने स्टैटिक कीवर्ड लिखते हैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली सबसे इनिशियल वैल्यू जो उसे प्रोवाइड की जाती है वो होती है 0। चाहे हमारा जो प्रोसीजर का टर्मिनेशन भी हो जाए, हमारे प्रोसीजर या मेथड जहाँ पर वो डिक्लेयर किया गया है, अगर वो एग्जीक्यूशन करने के बाद, मैनिपुलेशन करने के बाद अपनी वैल्यूज़ दे चुका है तो स्टैटिक वेरिएबल जो है वो अगेन अपनी वैल्यू जो इनिशियल वैल्यू है 0 उस पर सेट हो जाता है। स्टैटिक कीवर्ड कैसा होता है? अगर मान लीजिए हमारे पास किसी प्रोसीजर में कोई वेरिएबल है और वो वेरिएबल अपना उस वेरिएबल की वैल्यू आफ्टर मैनिपुलेशन, आफ्टर ऑपरेशन हम प्रिंट करवा चुके हैं और हमारे मेथड जो है अपना काम फिनिश कर चुका है, तो उस स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू अगेन से क्या सेट हो जाएगी? 0 सेट हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका रीड ओनली कीवर्ड, मीन्स द वेरिएबल कैन रीड बट नॉट रिटर्न इज ऑप्शनल। तो रीड ओनली अगर है तो वो सिर्फ पढ़ा जा सकता है, उसमें कुछ लिखा नहीं जा सकता। विथ इवेंट if specify that variable is used to respond to event raised by the instance against to the variable। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम इसे डिक्लेयर कर रहे हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं, तो डीम कीवर्ड के बाद हमने विथ इवेंट कीवर्ड भी देखा था। तो अगर हमारे पास डीम कीवर्ड के बाद विथ इवेंट है तो इसका ये मतलब है कि हम इस वेरिएबल को कहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं? इवेंट्स के साथ। मैंने आप लोगों को बताया है कि इवेंट्स क्या होते हैं, है ना। तो जब हम इस वेरिएबल को एज अ इवेंट वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, इवेंट का मतलब है किसी न किसी कंट्रोल स्टेटमेंट के साथ एग्जीक्यूट होना, कंट्रोल ऑपरेशंस के साथ एग्जीक्यूट होना। हमारे पास माउस इवेंट होते हैं, कीबोर्ड इवेंट होते हैं। तो जब हम इसे विथ इवेंट कीवर्ड का यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफाई करता है, स्पेसिफाई दैट द वेरिएबल इज़ यूज्ड टू रिस्पॉन्स टू द इवेंट, इवेंट के साथ रिस्पॉन्स करेगा। रेज्ड बाय द इंस्टेंस असाइन टू द वेरिएबल, जिस भी इवेंट के साथ उसे डिफाइन किया गया है, चाहे वो कीबोर्ड इवेंट हो, चाहे वो माउस इवेंट हो, चाहे वो स्क्रॉल अप इवेंट हो, चाहे वो डाउन इवेंट हो। क्योंकि VB.NET भी एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट देता है हमें, एक इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हम जब भी कोई ऑपरेशन VB में करते हैं, VB.NET में करते हैं, तो वो हमेशा इवेंट के थ्रू होता है। तो जब हम किसी वेरिएबल को विथ इवेंट कीवर्ड के साथ डिक्लेयर कर रहे हैं, इट मीन्स वो वेरिएबल हमेशा इवेंट के साथ ही रिस्पॉन्स करेगा और वही वैल्यू, उस वैल्यू या फिर डाटा उसे असाइन किया जाएगा जो कि उस इवेंट के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट है आपका वेरिएबल लिस्ट, प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल डिक्लेयर्ड। लास्ट है हमारा वेरिएबल लिस्ट। हम वेरिएबल लिस्ट के थ्रू वो नाम प्रोवाइड करेंगे, वो नेम देंगे अपने वेरिएबल को जो हम अपने डेटा के लिए रखने वाले हैं। Each variable in the variable list has the following syntax and a part। तो जब हम वेरिएबल लिस्ट को डिक्लेयर करते हैं, तो वेरिएबल लिस्ट किस तरीके से होगी? वेरिएबल नेम, मान लीजिए अगर हम, ये हमारा सिंटैक्स है उसका, अगर मान लीजिए वेरिएबल नेम हमने दिया है और वेरिएबल नेम हमारा अगर एरे टाइप का है तब हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, एस कीवर्ड का यूज़ करते हैं और न्यू कीवर्ड का भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में जो वैल्यू है इनका अपना एक मीनिंग है। हम जब वेरिएबल, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम डीम स्टेटमेंट के सामने कौन कौन से कीवर्ड्स का यूज़ करके वेरिएबल को उस टाइप का दे सकते हैं। हमने अभी तक यहाँ पर देखा। अब वेरिएबल लिस्ट के बाद, मतलब वेरिएबल लिस्ट के बाद भी जो कीवर्ड्स हैं, जो मोड है, वो किस तरीके से होंगे वो मैं यहाँ पर आप लोगों को बता रही हूँ। जैसे वेरिएबल नेम दिया तो वेरिएबल नेम के बाद पहला स्क्वायर ब्रैकेट है आपके एरे के लिए, दूसरा स्क्वायर ब्रैकेट है आपका एस कीवर्ड के लिए, तीसरा स्क्वायर ब्रैकेट है जो न्यू है,
और एस के बाद आपका जो भी डेटा टाइप है, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, देन नेक्स्ट है आपका इनिशियलाइज़र। अब इससे समझते हैं कि ये चीज़ ये सिंटैक्स हमें क्या क्या चीज़ें दे रही हैं। तो वेरिएबल नेम जैसा कि जो आप डेटा डिफाइन कर रहे हैं, जिस टाइप का डेटा ले रहे हैं, तो उस डेटा को शो करने के लिए जो आप नेम दे रहे हैं वो आपका वेरिएबल नेम। दूसरा है बाउंड लिस्ट, ऑप्शनल, इट प्रोवाइड लिस्ट ऑफ बाउंड ऑफ ईच डायमेंशन ऑफ एन एरे वेरिएबल। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर हम एरे टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं तब हम बाउंड लिस्ट देंगे। ये वेरिएबल के बाद कौन कौन सी पोजीशंस हैं, किस टाइप के वेरिएबल बनाते हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल होते हैं, है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, बाउंड लिस्ट कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, इट मीन्स हम एरे वेरिएबल बना रहे हैं। नेक्स्ट है आपका न्यू, ऑप्शनल, इट क्रिएट अ न्यू इंस्टेंस ऑफ अ क्लास व्हेन द डिम स्टेटमेंट रन। तो यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज़ हम ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेटा टाइप, रिक्वायर्ड इफ ऑप्शन स्ट्रिक्ट इज ऑन, इट स्पेसिफाई द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो डेटा टाइप हम देते ही हैं, हम बताते हैं कि किस तरीके का डाटा ये वेरिएबल कंटेन करेगा। और नेक्स्ट है आपका इनिशियलाइज़र, मतलब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, ऑप्शनल इफ न्यू इज़ नॉट स्पेसिफाइड, expression that is evaluated as and assigned to the variable when it is created। तो इनिशियलाइज़र भी ऑप्शनल होता है, न्यू भी ऑप्शनल होता है, बाउंड लिस्ट भी ऑप्शनल होता है। ये ऑप्शनल क्यों होते हैं? क्योंकि हम बाउंड लिस्ट एरे वेरिएबल जब एरे टाइप के डाटा एक्सेस करना है तभी यूज़ करते हैं। न्यू वेरिएबल जब हमें ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा क्रिएट करना होता है, वेरिएबल क्रिएट करना होता है तभी करते हैं। और इनिशियलाइज़र भी तभी यूज़ करते हैं जब हम न्यू कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पर इनिशियलाइज़र जो है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम अपने वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। ये आप लोग को क्लियर होगा। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम, अभी तक मैंने आप लोगों को जो भी बताया है उसका यूज़ करके हम किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। मैं जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ये जो प्रॉपर सिंटैक्स है, ये जो सिंटैक्स मैंने आप लोगों को बताया, इसके सामने ये जो 6 एट्रीब्यूट लिस्ट है, इन 6 एट्रीब्यूट की क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। इसे हम डिम स्टेटमेंट के सामने लिखते हैं, विथ इवेंट हम डिम के बाद लिखते हैं, देन वेरिएबल लिस्ट। और अभी जो सिंटैक्स, ये जो सिंटैक्स बताया ये इसी का पार्ट है कि वेरिएबल इन दी वेरिएबल लिस्ट, जब हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो जो वेरिएबल लिस्ट है वो कुछ सिंटैक्स और पार्ट रखती है। तो यहाँ पर इस वेरिएबल लिस्ट के बाद, ये जो वेरिएबल लिस्ट है, इस वेरिएबल लिस्ट के बाद वो कौन से सिंटैक्स और पार्ट वो रख रही है उसके बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ कि वेरिएबल लिस्ट क्या क्या कंटेन करता है। एक तो पहला वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद बाउंड लिस्ट अगर वो एरे वेरिएबल है, देन एस कीवर्ड जो कि हमें डेटा टाइप को डिक्लेयर करने में, डेटा टाइप बताने में मदद करता है, देन न्यू कीवर्ड अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप है तो उसके लिए न्यू करना है, देन डेटा टाइप कौन से डेटा टाइप में हम रख रहे हैं, और इनिशियलाइज़र जिनमें असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने वेरिएबल्स को कोई ना कोई वैल्यू देते हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जिनके थ्रू हमें समझ में आएगा कि वेरिएबल किस तरीके से डिक्लेयर किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला एग्जांपल है डीम कीवर्ड लिखा है मैंने, देन हमारे वेरिएबल का नाम है स्टूडेंट आईडी, और उसके बाद एस कीवर्ड है, और कौन से डेटा टाइप में हम रख रहे हैं वो हमने यहाँ पर रखा है। देखिए अभी यहाँ पर हमने डीम के सामने कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी जो कीवर्ड है जो मैंने आप लोगों को बताया वो नहीं यूज़ किया है। इट मीन्स ये कोई भी कीवर्ड की फीचर्स को कंटेन नहीं करता है, ये एक नॉर्मल इंटीजर वेरिएबल है। तो स्टूडेंट आईडी को हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया है।
नेक्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू हमने स्टूडेंट नेम को स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर किया है। नेक्स्ट डीम स्टेटमेंट के थ्रू हमने सैलरी वेरिएबल बनाई है और उसे हमने डबल डेटा टाइप प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट है हमारा फिर से डीम स्टेटमेंट के थ्रू काउंट वन। यहाँ पर देखिए हम अभी तक वन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, एक साथ हम एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन उनको सेपरेट करना होगा कॉमा ऑपरेटर के साथ। डीम उसके बाद वो नंबर ऑफ वेरिएबल लिखे जिसे आपको एक जैसा एक ही डेटा टाइप का बनाना है। अगर आपको एक ही डेटा टाइप के एक से ज़्यादा वेरिएबल बनाने हैं तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको सिंगल और वेरिएबल डिक्लेयर करना है और वो सिंगल डाटा टाइप कंटेन करते हैं तब आपको सिंगल वेरिएबल लिखना होगा। डीम स्टेटस एज बुलियन, इसे बुलियन वेरिएबल डिक्लेयर किया है। डीम एग्जिट बटन एज न्यू सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट बटन। तो यहाँ पर देखिए हमने अब एग्जिट बटन को जो है, एग्जिट बटन हमारा एक वेरिएबल है और यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया है। हमने इसे हमने इस वेरिएबल को हमने उसका ऑब्जेक्ट वेरिएबल बनाया है और वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल कौन सी क्लास का है, सिस्टम डॉट विंडो डॉट फॉर्म डॉट बटन। इस क्लास का जो है डीम एग्जिट बटन जो है वो एक ऑब्जेक्ट वेरिएबल है। नेक्स्ट है आपका डीम लास्ट टाइम नेक्स्ट टाइम एज अ डेट। तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट टाइम और लास्ट टाइम को डेटा टाइप के थ्रू वेरिएबल डेटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब वेरिएबल को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वेरिएबल को वैल्यू कैसे देते हैं। तो वेरिएबल आर इनिशियलाइज्ड असाइन अ वैल्यू विद द इक्वल साइन followed by the constant expression. The general form of the initialization is, ये सब हम जानते ही हैं कि जब हमें वेरिएबल को कोई वैल्यू देनी होती है तो हम या तो जो प्रिंटिंग स्टेटमेंट है या इनपुट स्टेटमेंट है उनका यूज़ करते हैं या फिर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम वेरिएबल को वैल्यू दे रहे हैं, वेरिएबल का नेम असाइनमेंट ऑपरेटर देन वो वैल्यू जो आप उसे देना चाहते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू हम इसे समझ सकते हैं। मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डीम पी आई एस डबल, हमने पी आई वेरिएबल को डबल टाइप का बनाया है। देन पी आई इज इक्वल्स टू 3.14159 और इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने अपने पी आई वेरिएबल को असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू एक वैल्यू प्रोवाइड की है। यू कैन इनिशियलाइज अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ द डिक्लेरेशन ऑल्सो। हम अपने उसको डिक्लेयर करते समय भी वैल्यू दे सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ सिंटैक्स में बताया था। सिंटैक्स में हम लोगों ने यहाँ पे प्रीवियसली सिंटैक्स में यहाँ पे देखा था इनिशियलाइज़र, तो हम यहाँ पर डिक्लेयर करते समय भी उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मैं आप लोगों को उस समय समझा रही थी कि हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय भी उसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस स्टेटमेंट के थ्रू वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया जा रहा है और असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू हम उस वेरिएबल को वैल्यू भी प्रोवाइड कर रहे हैं। डीम स्टूडेंट आईडी एज इंटीजर, पहले हमने उसे डिक्लेयर किया और इक्वल का साइन मतलब असाइनमेंट साइन का असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके उसे हमने 100 वैल्यू, जो स्टूडेंट आईडी है उसे 100 वैल्यू दी। नेक्स्ट है आपका डीम स्टूडेंट नेम एज स्ट्रिंग। डीम कीवर्ड का यूज़ करके हमने स्टूडेंट नेम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्ट्रिंग डेटा टाइप का है। और असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब इनिशियलाइज़र, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया, यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके हम अपने स्टूडेंट नेम वेरिएबल को नाम प्रोवाइड कर रहे हैं और नाम दे रहे हैं यहाँ पर बिल स्मिथ। अब मैं आप लोगों को इस वेरिएबल के ऊपर आप लोगों को एक छोटा सा प्रोग्राम बताऊंगी कि किस तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और उनकी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाना है। एक एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले हम एक मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल कीवर्ड का यूज़ किया है और मॉड्यूल का नाम है वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स।
और वह मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने एक मेथड डिक्लेयर किया है जो कि सब टाइप का है और इसके सामने कोई भी एक्सेस मोड नहीं है, तो ये एक प्राइवेट मेथड है आपका। मेथड के अंदर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, मैंने आप लोगों को बताया है मेथड्स क्या होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो लेक्चर को ज़रूर देखिए, तो आप लोगों को ये जो प्रोग्राम्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देखिए। तो एक मेथड हमने डिक्लेयर किया है क्योंकि मेथड के थ्रू ही हम इन वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेथड के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ए वेरिएबल है जो कि शॉर्ट टाइप का है। बी एस इंटीजर वेरिएबल बनाया है और सी को हमने डबल वेरिएबल बनाया है। ए को हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 10, बी को हमने वैल्यू इनिशियलाइज की है 20 और सी हमारा स्टोरिंग वेरिएबल है जो कि ए और बी की वैल्यू को प्लस करने के बाद उनकी जो भी वैल्यूज़ हैं उन पर ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उनकी जो भी वैल्यू है उनको स्टोर कौन करेगा, सी वेरिएबल। नेक्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट है हमारा कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके थ्रू हमने ए बी और सी की वैल्यू को हमने दिया है। यहाँ पर हमारे पास ए जो है वो हमारा 0 इंडेक्स वेरिएबल है, बी जो है हमारा 1 है और सी जो है वो हमारा थर्ड वेरिएबल है। और उसके थ्रू हमने यहाँ पर वेरिएबल को वैल्यू दी हुई है, वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। कौन कौन से वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, राइट लाइन स्टेटमेंट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। राइट लाइन हमारा जो है मेथड है, कौन सी क्लास का, कंसोल क्लास का, और कंसोल यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। हम राइट लाइन मेथड के थ्रू ए बी सी वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहे हैं। ए बी सी की वैल्यू प्रिंट होगी। नेक्स्ट हमारा है कंसोल डॉट रीड लाइन। तो यहाँ पर देखिए रीड लाइन मेथड का यूज़ किया गया है। ये भी हमारा कंसोल का रीड लाइन कंसोल क्लास का जो हमारी .NET फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज़ हैं उनमें से कंसोल लाइब्रेरी का रीड लाइन मेथड जो है, जो हम लाइंस लिख रहे हैं, जो हम इनपुट कर रहे हैं, लाइन लिख रहे हैं, उनको पढ़ने में, उनको रीड करने में मदद करेगा। इस फंक्शन के थ्रू वो फीचर्स हमारे इस मेथड में आकर इंक्लूड होगा। किस तरीके से मदद करेगा, जब ये फंक्शन कॉल होगा, जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो इसके जो भी प्री डिफाइंड फीचर्स हैं, जो भी प्री डिफाइंड स्टेटमेंट हैं, वो हमारे इस मॉड्यूल्स के साथ क्या हो जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। उसके थ्रू हम यूज़र जो भी आउटपुट दे रहा है उसे वो रीड कर पाएगा। देन उसके बाद हमारा सब मेथड का क्लोजिंग स्टेटमेंट और उसके बाद हमारा मॉड्यूल का क्लोजिंग स्टेटमेंट। और जब ये मेथड, जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, जब ये मेथड अपना काम करेगा तो हमें ए की वैल्यू हमने दी हुई थी 10, बी की दी थी हमने 20 और सी की वैल्यू हमें मिलेगी 30, क्योंकि ए और बी को प्लस करने के बाद उसकी जो वैल्यू है वो हम वेरिएबल सी में स्टोर करवा रहे हैं। तो इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं और उन्हें बहुत सारे जो फीचर्स हैं हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बहुत ही सिंपल बेसिक प्रोग्राम बताया है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि हम पहले सिंपलेस्ट प्रोग्राम देखेंगे। जब हम उनसे फेमिलियर हो जाएंगे, उनसे थोड़े यूज़र फ्रेंडली हो जाएंगे, तब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स देखेंगे और उनमें उन वेरिएबल्स को डिफरेंट फीचर्स के साथ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एट्रीब्यूट लिस्ट होती है, उसके एक्सेस मोड होते हैं, उनका यूज़ करके हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।